हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, दैट इज और चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 5। और इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट स्फीयर्स। अब स्फीयर्स हमारे पास कितनी तरह के हो सकते हैं। एक हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो सकता है, और कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग के अंदर भी कौन कौन से स्फीयर हो सकते हैं। हॉलो स्फीयर हो सकता है, सॉलिड स्फीयर हो सकता है। तो इन सारे जो स्फीयर, जितने टाइप के स्फीयर्स हो सकते हैं, उनका कॉम्बिनेशन, सबके कॉम्बिनेशन की वजह से हम लोग देखेंगे कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, स्फीयर के अंदर, स्फीयर के बाहर। उसी तरह से हम लोग पोटेंशियल किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, स्फीयर के अंदर, स्फीयर के बाहर। और इसी तरह से हम लोग उनकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशंस भी देखेंगे। तो ये बेसिकली हमारा आज का रोड मैप होगा कि ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। ये एक चीज मैं बता दूं, ये जो डेरिवेशंस है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, और उसमें हमको डेरिवेशन स्टेप्स जो होते हैं वो काफी यूज होता है, काफी यूजफुल होता है अगर हम डेरिवेशंस करके रखे हुए हमने। ठीक है, क्योंकि एक नया तरह का क्वेश्चन देगा, एक कुछ अलग मेरे पास चार्ज डेंसिटी अगर मेरे पास रहेगा, सपोज एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कुछ अलग दे दिया, तो हम लोग उसको तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमने डेरिवेशंस कर रखे हैं। तो दीज डेरिवेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस तरह इस पोर्शन से जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें डेरिवेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक तो ये बात हो गई। अब डेरिवेशंस एक बार हमने कर लिए, उसके बाद जो रिजल्ट है वो सारा रिजल्ट हमें बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट जो भी हमारे पास जो रिजल्ट है उस पे बेस्ड बहुत बार क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं। तो जितने भी टाइप के जो स्फीयर्स हैं सब में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बाहर, पोटेंशियल अंदर बाहर, और उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी, इतना चीज तो हमें रटा हुआ होना चाहिए। डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट, बट इसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी हमें डायरेक्टली याद होने चाहिए। जैसे कि हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऑलरेडी जो भी हमारा पहला चैप्टर था, चैप्टर 1 में हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड सारे टाइप ऑफ स्फीयर्स के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कर रखा था। फिर भी मैं एक बार फिर से यहाँ पे डिराइव कर रहा हूँ, बहुत थोड़ा फास्ट पेस में हम लोग चलेंगे, बट क्योंकि एक साथ हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ हमें कंपाइल्ड फॉर्मेट में याद रहे, कंबाइंड एक जगह पर हमारे पास में रहे तो हमें याद रहे, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बार हमारे दिमाग में एक मैप आ जाएगा कि हाँ ये चीज होता है, ये चीज हमारे पास में है, और बस मस्त एक टेबुलर फॉर्मेट में हम लोग देखेंगे, उसको एक कंपाइल्ड फॉर्मेट में हम लोग याद कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो यार जो भी हमारे पास में स्फीयर्स हैं उसको बेसिकली हम लोग 4 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला इज कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, दूसरा इज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, तीसरा इज नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, और चौथा इज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। बेसिकली हमारे पास में कंडक्टिंग स्फीयर है और एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। तो कंडक्टर्स, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, तो ये कंडक्टिंग स्फीयर होगा एक जिसमें कंडक्टर होगा। ठीक है, ऐसा स्फीयर जिसमें कंडक्टर है, दैट इज कंडक्टिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं, दैट इज कंडक्टिंग स्फीयर्स। और एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो सकता है। अब ये कंडक्टिंग में हॉलो हो सकता है, कंडक्टिंग में सॉलिड हो सकता है। उसी तरह से नॉन कंडक्टिंग में हॉलो हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग में सॉलिड हो सकता है। तो बेसिकली हमारे पास में 4 कैटेगरी हो गए। अब इन 4 कैटेगरी को हम लोग थोड़ा सा एक शॉर्ट नेम दे देते हैं। तो जैसे कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर बोलेंगे, तो अगर कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर हम लोग बोल देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉलो कंडक्टिंग, HC, क्योंकि बार बार यूज होने वाले, तो एक शॉर्ट नेम हम लोग इसको देते हैं हॉलो कंडक्टिंग, दैट इज HC। कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड कंडक्टिंग, SC, इसको हम लोग सॉलिड कंडक्टिंग बोल रहे हैं। नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, तो हॉलो का पहले H लिख लिया कि ये हॉलो है, और नॉन कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग। उसी तरह से मेरे पास नॉन कंडक्टिंग सॉलिड है, तो इसको हम लोग सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। तो बेसिकली हमारे पास में 4 कैटेगरी आ गए। ठीक है, 1 2 3 और 4। ठीक है, दैट इज हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। अब इसको जरा ध्यान से देखो, जो पहला, दूसरा और तीसरा है वो तुमको एक कैटेगरी में फॉल करता हुआ दिखेगा। तो बेसिकली ये जो तीनों हैं ये तीनों सेम ही हैं, इन तीनों का एनालिसिस सेम होगा। क्योंकि देखो हॉलो कंडक्टिंग मतलब क्या, कंडक्टिंग है और वो हॉलो है, मतलब सारे चार्ज कहां पे जाएंगे, सारे के सारे चार्ज सरफेस पे, आउटर सरफेस पे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, सारे चार्जेस, हॉलो कंडक्टिंग के लिए बोल रहा हूं, सारे चार्जेस इस तरह से सरफेस में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अगर मैं सपोज इसको क्यू चार्ज देता हूं, क्यू चार्ज अगर इसको मैं देता हूं एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर को, तो ये क्यू चार्ज कहां जाएगा, सारे के सारे सरफेस पे चला जाएगा। उसी तरह से अगर एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर भी होता, ठीक है, तो सॉलिड कंडक्टिंग में भी ये पूरा का पूरा अगर सॉलिड रहता तो भी उस केस में सारा का सारा चार्ज सरफेस पे ही जाता, ये सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, उसमें हमने देखा था कि किस तरह से जो भी मेरे पास चार्जेस हैं वो सरफेस पे चले जाते हैं, कंडक्टर के सरफेस पे जाते हैं, अंदर मटेरियल हो नहीं हो। उसका मतलब है अंदर सॉलिड हो या अंदर हॉलो हो, उसको तो सरफेस पे ही जाना है, चार्जेस को सरफेस पे ही जाना है।
तो हॉलो कंडक्टिंग में बोलूं या सॉलिड कंडक्टिंग बोलूं, दोनों एक ही बात है। उसी तरह से हॉलो नॉन कंडक्टिंग, तो नॉन कंडक्टिंग एक ऐसा स्फीयर है मेरे पास में जो कि नॉन कंडक्टिंग है लेकिन वो हॉलो है, पूरी तरह से हॉलो है। दैट मींस उसके पास चार्ज कहां पे जा सकता है, चार्ज उसके सरफेस पे ही जा सकता है। तो ये तीनों सेम कैटेगरी में क्यों फॉल कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे चार्जेस का स्टडी कर रहे हैं। चार्ज कहां पे है, वो चार्ज का लोकेशन से हमें मतलब है, मास का लोकेशन से हमें मतलब नहीं कि मास कहां पे है, क्योंकि इसमें चार्ज का स्टडी हो रहा है। जो भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, जो भी हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे, जो भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, तो ये सारे चीज का जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं वो ये देख के कर रहे हैं कि चार्ज कहां पे लोकेटेड है। चार्ज का लोकेशन इज इंपॉर्टेंट, मास का लोकेशन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मास अंदर खोखला है, अंदर ये भरा हुआ है या ये क्या है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये फर्क पड़ता है कि चार्जेस कहां पे है, उसके बेसिस पे मेरा एनालिसिस होगा। ठीक है, अगर चार्जेस पूरे के पूरे सरफेस में है, तीनों जो पहला दूसरा और तीसरा केस है, देखो तीनों के केस में चार्जेस सरफेस पे हैं, तो ये तीनों केस सेम हो गए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट केस है दैट इज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ये मेरे पास चौथा वाला केस है। अब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में सपोज ये मेरे पास सॉलिड नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है मेरे पास में, इस तरह का एक मेरे पास स्फीयर है, तो इसमें चार्जेस कहां पे रहेंगे, पूरे के पूरे वॉल्यूम में ये चार्ज हो सकता है, पूरे के पूरे वॉल्यूम में ये चार्ज फैला हो सकता है, क्योंकि नॉन कंडक्टर है ना। कंडक्टर होता तो पूरे वॉल्यूम में चार्ज नहीं होता, सिर्फ सरफेस पे चार्ज होता, बट ये नॉन कंडक्टर है। नॉन कंडक्टर में चार्जेस इस तरह से एक बार मैंने इसको चार्ज दे दिया तो चार्जेस अपनी जगह पे फिक्स हो गए। चार्जेस आर नॉट फ्री टू मूव, जैसा कि हमारे कंडक्टर में था द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, वैसे यहाँ पे चार्जेस आर नॉट फ्री टू मूव। तो एक बार चार्ज हमने यहाँ पर क्यू चार्ज दे दिया, दैट मींस चार्जेस आर लोकलाइज्ड, वो अपने पोजीशन में इस तरह से फिक्स हो गए। तो इसका स्टडी एक अलग स्टडी हो गया और बाकी इन तीनों का स्टडी एक अलग स्टडी हो गया। तो हम लोग इन तीनों को कैटेगरी, जो पहला जो कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है, दैट मींस इसको हम लोग बोल सकते हैं हॉलो कंडक्टिंग, दैट इज सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग। ये तीनों के तीनों जो केस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको हम लोग हॉलो स्फीयर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि चार्जेस तो अल्टीमेटली सरफेस पे जाने वाले हैं। और ये जो लास्ट वाला है दैट इज डिफरेंट, वो हम लोग देखेंगे कि इसमें किस तरह से वॉल्यूम में चार्ज पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बेसिकली हम लोग आज के लेक्चर की अगर समरी की बात करें तो हम लोग इसको कुछ इस तरह से टेबुलेट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि स्फीयर्स हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक तो हो गया मेरे पास सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, एक कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी वाज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। तो इस तरह से हमने कैटेगराइज किया और इसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड निकालेंगे, इनसाइड द स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर निकालेंगे, पोटेंशियल इनसाइड निकालेंगे, पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर निकालेंगे और पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बेसिकली ये सारी चीज हम लोग को निकालना है। अब ये जो है, ये सारे के जो सारे फॉर्मूले हैं, डेरिवेशंस तो हम लोग देखेंगे, सारे के सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे तरीके से रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ देता है। बहुत बार जे इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, बहुत बार तो इसे उठा के इससे बहुत ज्यादा इसको प्रेम है, इसको हम लोग रो r by 3 एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में भी लिखते हैं। ये इससे इसको खासा प्रेम है जेई को डायरेक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से रटे हुए होने चाहिए। साथ साथ में हम लोग इसका ग्राफ्स भी देखेंगे कि हम लोग इसका जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल है, इसके ग्राफ को हम लोग किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। तो ग्राफ भी बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछते रहते हैं। ठीक है, बहुत बार ये इस तरह से जो स्फीयर्स के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं जेई मेंस में, एडवांस में, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये फॉर्मूला इतना अच्छे तरीके से रटा हुआ होना चाहिए कि रात में तुम्हें कोई लात मार के नींद से उठाए, सपोज 4 बज रहे हैं, सुबह के 4 बज रहे हैं, तो कोई तुमको रात में लात मार के उठाए, मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर कितना होता है, तो तुम बोलोगे कि भाई यार स्क्वायर। मतलब तुम्हें ये सोचने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए कि सामने वाले ने तुमसे ये क्वेश्चन पूछा क्यों। तुम्हें इतने अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, इतने अच्छे तरीके से रटा हुआ होना चाहिए सारा का सारा फॉर्मूला, कि कोई तुमसे अनचाहे में भी अगर ये पूछ ले, रात में सोते समय पूछ ले, तो तुम्हारे जवान पे ये चीज होना चाहिए। तो मैं अगर सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग या हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहूं फॉर r लेस देन r और फॉर r ग्रेटर देन r, तो सबसे पहले हम लोग r लेस देन r के लिए देखते हैं किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस केस के लिए जो हमने इस टाइप के जो स्फीयर है, इसके लिए हम लोग किस तरह से देखते हैं। सपोज मेरे पास एक क्यू चार्ज है और क्यू चार्ज मैंने इस स्फीयर को दिया, ये इस टाइप के जो फर्स्ट टाइप हमने स्फीयर डिफाइन किया है, इसको हम लोग क्यू चार्ज देते हैं। तो ये कहां पे है, सरफेस पे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। और सपोज हमने इसको सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया इस तरह से। ठीक है, इस तरह से सरफेस पे हमने इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, हर जगह पे यूनिफॉर्म है। अब इसकी वजह से मैं r लेस देन r पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करना चाहूं, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोगों ने देखा था पहले, हम लोग एक गॉसियन सरफेस लेंगे और गॉसियन सरफेस में मैं r इक्वल्स टू r सपोज ये चूज करता हूं और यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहता हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है।
ठीक है, फॉर आर लेस देन आर। अब हम लोग कैसे इसमें निकालते हैं, हम लोग देखते हैं जो गॉस लॉ है, E डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से ध्यान देने वाली बात है, अगर हम लोगों ने माना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हर जगह पे रेडियल डायरेक्शन में है, दैट मीन्स यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है दो, दैट इज सिमेट्रिक, तभी हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे रेडियल डायरेक्शन में होगी। और ई डी एस को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से E इंटू 4πr²। तो ये सारी बातें हमने ऑलरेडी कर रखी थी, दैट इज E इंटू 4πr² दैट इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तभी इस तरह से हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि E अगर रेडियल डायरेक्शन में तभी E इंटू 4πr² इंटू कॉस फाई जो आता है, कॉस फाई का जो टर्म आएगा E डी एस कॉस फाई, दैट मीन्स कॉस 0 डिग्री, दैट इज 1। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, और E इंटू 4πr² से दैट इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस जो भी हमारे पास में सरफेस है, सॉरी ये जो हमारे पास में जो वॉल्यूम इंक्लोज्ड है थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, इसके अंदर में नेट चार्ज है क्यू इंक्लोज्ड है दैट इज इक्वल टू 0। और यहां से मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरह की जो सिचुएशन, इस तरह का जो स्फीयर है जो दैट इज हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग और हॉलो नॉन कंडक्टिंग, इस तरह के जो स्फीयर में आर लेस देन आर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी इक्वल टू 0। अब अगर हम लोग बात करें आर ग्रेटर देन आर के लिए, तो आर ग्रेटर देन आर के लिए हमें एक जो गॉसियन सरफेस चूज करना पड़ेगा, वो कुछ इस तरह से चूज करना पड़ेगा बाहर की तरफ, ठीक है। और अभी जो मेरा आर होगा वो कहां पे होगा, मैं इसको बोलता हूं, यहां से अगर मैं देखूं तो ये मैंने आर यहां पे अभी चूज किया हुआ है, और यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो अभी भी मैं बोल सकता हूं कि हर जगह पे, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पे, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो रेडियल डायरेक्शन में होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डीएस वेक्टर है वो एक दूसरे के साथ 0 एंगल बना रहे होंगे। और मैं बोल सकता हूं साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी कर रखा था चैप्टर नंबर 1 में, बट क्योंकि एक साथ इसको हम लोग को कंपाइल्ड फॉर्म में देखना है, इसलिए मैं एक बार फिर से यहाँ रिपीट कर दे रहा हूँ, और कुछ बड़ा डेरिवेशन है नहीं इसमें। तो E इंटू 4πr² यहां से हम लोग लिख सकते हैं। अब चार्ज इंक्लोज, नेट चार्ज इंक्लोज कितना है इसमें, क्योंकि Q चार्ज को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो टोटल चार्ज इंक्लोज्ड इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां से मैं बोल सकता हूं, एंड दैट इज इक्वल टू E दैट इज इक्वल टू, अगर मैं 4π एप्सिलॉन नॉट को K लिख देता हूं तो दिस इज 1/K लिख रहा हूं, तो दैट इज KQ/r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर R ग्रेटर देन R इज KQ/r² एंड 0 इनसाइड, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग और हॉलो नॉन कंडक्टिंग की। अब मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर के ग्राफ को प्लॉट करना चाहूं, तो हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू KQ/r² फॉर आर ग्रेटर देन आर कैपिटल आर। तो यहां से मैं आर वर्सेस E वर्सेस आर बेसिकली यहां से प्लॉट कर रहा हूं, और हम लोग बहुत आसानी से देख सकते हैं, दिस अगर r इक्वल्स टू 0 लाइन है, दिस इज r इक्वल्स टू कैपिटल आर है, यहाँ पे बेसिकली हमारा चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E को यहां से 0 से R तक, 0 से कैपिटल R तक E की वैल्यू मेरे पास में इस तरह से 0 हम लोग बना सकते हैं, और इसके बाद में KQ/r²। तो R इक्वल्स टू कैपिटल R पे इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है, यहां से अचानक से यहां बढ़ेगा, दैट इज इक्वल टू KQ/r²। तो यहाँ पे R इक्वल्स टू कैपिटल R पे इसकी जो वैल्यू होगी KQ/कैपिटल R² हो जाएगी। और यहां से हम लोग देख सकते हैं एक 1/r² के फंक्शन से इस तरह से ये वेरी करेगा, और 1/r² को हम लोग कुछ इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं, ये इन्फिनिटी पे जाकर इसकी वैल्यू 0 होगी। तो कुछ इस तरह का मेरे पास में प्लॉट आएगा। तो E वर्सेस R का ग्राफ हम लोग इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। अब अगर हम लोग इसी केस में पोटेंशियल की बात करें, तो चार्ज Q इस तरह से मेरे पास में डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस में, इस स्फीयर में, सेम वही केस है। सपोज दिस इज माई चार्ज Q जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस में इस तरह से, और इस स्फीयर का रेडियस इज कैपिटल R। अब यहां से देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड। इस तरह के जो स्फीयर्स हैं इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदर में कितना है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं पोटेंशियल इज कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल इज कांस्टेंट। मतलब मैं बोल सकता हूं इसके सेंटर पे वही पोटेंशियल है जो कि इसके पेरीफेरी में पोटेंशियल है। सपोज इस पॉइंट को P बोलता, जो कि इसके पेरीफेरी में, आउटर पेरीफेरी में, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो पोटेंशियल इज कांस्टेंट। तो सेंटर पे जो पोटेंशियल है वही पॉइंट P पे पोटेंशियल है, इसके पेरीफेरी में पोटेंशियल है, दैट इज VC, दैट इज पोटेंशियल एट सेंटर, दैट इज पोटेंशियल एट इट्स पेरीफेरी, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, पोटेंशियल फॉर R ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक है, बाहर के लिए, इस स्फीयर से बाहर के लिए अगर हम लोग पोटेंशियल की बात करें तो सबसे पहले ये पहले निकालते हैं, फिर हम लोग अंदर के लिए निकाल लेंगे। तो अगर हम लोग बाहर की दुनिया की बात करें, यहां से बाहर पोटेंशियल कितना होगा इस स्फीयर की वजह से, ठीक है, तो वो हम लोग देखते हैं। हमें एक रिलेशन पता है जो हमारा पुराना लेक्चर्स है इसी चैप्टर के, उसमें ये चीज हमें पता है कि डेल्टा V दैट इज चेंज इन पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू -इंटीग्रल E डॉट dr, ये चीज हमें पता है। और अगर हम लोग ये चीज लें
फ्रॉम कहां से कहां तक लेंगे, अगर हम लोग r टू इंफिनिटी लेते हैं, ठीक है, r टू इंफिनिटी लेंगे, ये चीज हम लोग अगर r टू इंफिनिटी लेते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा v एट इंफिनिटी फाइनल माइनस v इनिशियल माइनस v एट r। ये क्या होगा, डेल्टा v इज व्हाट, v फाइनल माइनस v इनिशियल, पोटेंशियल एट फाइनल पोजीशन माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पोजीशन, दैट इज इक्वल टू, यहां पर क्योंकि इनिशियली हम लोग कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, r टू इंफिनिटी, मतलब फाइनल पोजीशन क्या है इंफिनिटी और इनिशियल पोजीशन क्या है r, तो इस v इंफिनिटी माइनस वी आर, मैं इसको डेल्टा v को लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रल r टू इंफिनिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कितनी है एट अ डिस्टेंस r, वो हम लोगों को बेसिकली ई डॉट डी आर करना है उसमें, एट ए डिस्टेंस r इस स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऑलरेडी निकाला, दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है। अच्छा, पोटेंशियल एट इंफिनिटी पे हम लोग क्या मानते हैं, पोटेंशियल इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल है रेफरेंस पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो मेरे पास माइनस वी आर इक्वल टू दिस इंटीग्रल आ गया, तो मैं माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल कर सकता हूँ, एंड पोटेंशियल एट आर दैट इज आउटसाइड द स्फीयर दैट विल बी इक्वल टू आर टू इंफिनिटी, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं के क्यू बाई आर स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दूं तो ये मेरे पास बन जाएगा माइनस के क्यू इंटू वन बाई आर, और मैं अगर लिमिट पुट करूं दिस इज फ्रॉम आर टू इंफिनिटी तो ये मेरे पास में बन जाएगा माइनस के क्यू इंटू वन बाई इंफिनिटी माइनस वन बाई आर, और वन बाई इंफिनिटी ये टर्म जीरो हो गया और ये बाहर निकल के मेरे पास में आ गया के क्यू बाई स्मॉल आर दैट इज वी आर। पोटेंशियल एट एनी डिस्टेंस आर इज के क्यू बाई स्मॉल आर, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने देखा था, ये कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा था, ये स्फीयर के बाहर, क्योंकि बाहर में हमें पोटेंशियल निकालना था। अब दिस इज पोटेंशियल के क्यू बाई स्मॉल आर, और स्मॉल आर कहां से, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, दिस डिस्टेंस वाज फ्रॉम द सेंटर। किसी भी आर डिस्टेंस पे जो कि स्फीयर से बाहर हो, आर ग्रेटर देन आर के लिए दिस इज के क्यू बाई आर, ठीक है, यहाँ पे के क्यू बाई आर। अगर मैं बोलूं कि आर इक्वल्स टू कैपिटल आर पे इसकी पोटेंशियल कितनी होगी, आर इक्वल्स टू कैपिटल आर पे, तो इसकी एट आर इक्वल्स टू कैपिटल आर पे देख सकते हैं हम लोग पोटेंशियल विल बी के क्यू बाई कैपिटल आर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग सरफेस से लेके इंफिनिटी तक डिफाइन करते हैं ना, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इसकी, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ पे के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, सरफेस से लेके इंफिनिटी तक हमने डिफाइन किया, तो इसीलिए यहाँ पे आर इक्वल्स टू कैपिटल आर पे के क्यू बाई आर इसकी पोटेंशियल हो जाएगी। और अगर ये आर इक्वल्स टू आर पे, मतलब ये पेरीफेरी पे भी यही पोटेंशियल हुआ ना, पेरीफेरी पे इसकी पोटेंशियल होगी के क्यू बाई कैपिटल आर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी सेंटर पे जो पोटेंशियल होगी वो भी यहाँ पे के क्यू बाई कैपिटल आर हो जाएगी। तो सेंटर पे अगर ये पोटेंशियल है तो किसी भी पॉइंट आर लेस देन आर पे इसकी जो पोटेंशियल होगी वो के क्यू बाई आर ही होगी। तो आर लेस देन आर के लिए, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, अंदर हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो सेंटर पे जो पोटेंशियल, पेरीफेरी पे भी वही पोटेंशियल और पूरे के पूरे स्फीयर में भी वही पोटेंशियल, हर जगह पे पोटेंशियल सेम है अंदर में, और उसकी जो वैल्यू है वो उसके यहाँ पे सरफेस की पोटेंशियल की वैल्यू के बराबर है, दैट इज के क्यू बाई कैपिटल आर, जो कि हमने यहां से देखा, ठीक है। तो और इसको हम लोग ऐसा भी देख सकते हैं कि सेंटर में इसकी पोटेंशियल क्या होगी, हर चार्ज की जो डिस्टेंस होगी, जितने भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर चार्ज की डिस्टेंस सेंटर से कितनी है, कैपिटल आर, तो सेंटर पे पोटेंशियल कितनी होगी, के क्यू बाई कैपिटल आर होगी ना, हो गई, सेंटर पे पोटेंशियल कितनी होगी, के क्यू बाई कैपिटल आर, तो वही पोटेंशियल हर जगह पे होनी चाहिए, के क्यू बाई कैपिटल आर। तो दिस इज अ फिक्स वैल्यू, अंदर पे जो पोटेंशियल है वो एक फिक्स वैल्यू आ रही है, और बाहर पे जो पोटेंशियल है वो एक वेरिएबल आ रही है, के क्यू बाई स्मॉल आर। अंदर की पोटेंशियल फिक्स है के क्यू बाई कैपिटल आर, बाहर की पोटेंशियल इज के क्यू बाई स्मॉल आर। बाहर पोटेंशियल कम होते जा रही है, जैसे जैसे हम लोग दूर जाते जा रहे हैं वैसे पोटेंशियल कम होती जा रही है, ठीक है। इसको हम लोग अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट अगर हम लोग करना चाहें तो हम लोग कुछ इस तरह से कर सकते हैं। सपोज मैं बोलूं दिस इज माई आर वर्सेस, दूसरा पेन सेलेक्ट कर लेता हूं, दिस इज माई आर वर्सेस पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ आर। अगर देखें तो हम लोग देख सकते हैं जीरो से आर इक्वल्स टू कैपिटल आर तक इसकी जो पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल आर, और फिर यहां से ये वन बाई आर, के क्यू बाई आर के फंक्शन से वेरी करता है, वन बाई के क्यू बाई आर से घटता जाता है, तो हम लोग इसको कुछ इस तरह से बना सकते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन होगा, ये के क्यू बाई कैपिटल आर से इस तरह से घटता हुआ जाएगा। तो इसका ग्राफ हम लोग कुछ इस तरह से बना सकते हैं, पोटेंशियल का ग्राफ कुछ ऐसा और इस तरह का ग्राफ होगा। अब मैं अगर इसी सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो देखो पोटेंशियल एनर्जी हमने किस तरह से डिफाइन कर रखा था कि एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन सपोज मेरे पास में है,
तो उस चार्ज कन्फिग्रेशन को बनाने में जितनी एनर्जी खपत हुई है दैट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। या फिर दूसरे टर्म्स में हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं कि एक चार्ज कन्फिग्रेशन को बनाने के लिए जो भी एक्सटर्नल वर्क डन हुआ, तो दैट एक्सटर्नल वर्क डन इज स्टोर्ड एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के टर्म्स में भी। ठीक है, तो सपोज मेरे पास जो सिस्टम है मेरे पास में, उसमें एक क्यू चार्ज है जो हमने ऑलरेडी अभी बना रखा, तो यूनिफॉर्मली इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये मेरे पास में चार्ज कन्फिग्रेशन है, इसके सरफेस में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो भी हमारे पास में हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग या हॉलो नॉन कंडक्टिंग का जो भी हमारे पास में स्फीयर का केस है, उसमें सरफेस में इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और इसकी जो रेडियस है दैट इज कैपिटल आर। इस चार्ज कन्फिग्रेशन को बनाने के लिए कितनी एनर्जी खपत हुई है या फिर कितना वर्क डन हुआ है, तो इसको अभी हम लोग साइड में रखते हैं और हम लोग एक काम करते हैं कि किसी मोमेंट पे, किसी टाइम पे अगर कुछ इस तरह का सिचुएशन रहा होगा जहां पे मेरे पास में जो स्फीयर है उसमें जो चार्ज है वो क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज रहा होगा। हम लोग काम करें, हम लोग इन्फिनिटी से चार्ज लेके इस पे डालते जा रहे हैं, लेके डालते जा रहे हैं, लेके डालते जा रहे हैं, लेके डालते जा रहे हैं। इन्फिनिटी से चार्ज डी क्यू चार्ज ला रहे हैं, उठा के डाल रहे हैं, डी क्यू चार्ज ला रहे हैं, उठा के डाल रहे हैं, और हम लोग देखना चाह रहे हैं कितना इसमें वर्क डन हो रहा है या फिर कितनी एनर्जी खपत हो रही है या फिर इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ रही है। तो एक किसी मोमेंट पे इस पे चार्ज इज क्यू, ठीक है, इस चार्ज पे क्यू है, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डी क्यू चार्ज को उठा के इन्फिनिटी से यहां उठा के लेके आते हैं। तो इसमें वर्क डन कितना होता है, तो वो उस वर्क डन से हम लोग निकालेंगे इस डी क्यू चार्ज को लाके यहां पर रखने में जितना वर्क डन हुआ दैट विल बी इंक्रीमेंटल वर्क डन या फिर इंक्रीमेंटल पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी इसकी बड़ी होगी, तो उसको मैं निकालूंगा और उसको फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अगर हम लोग ने जो सीखा है, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा है, उसमें हमने देखा था कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अभी Q इंटू डेल्टा वी मतलब Q चार्ज को मैं किसी एक पॉइंट से लेके किसी दूसरे पॉइंट तक लेके जाता हूं, तो उसमें जो वर्क डन होगा दैट इज Q इंटू डेल्टा वी। इन्फिनिटी से लेके आऊंगा तो Q इंटू डेल्टा वी, मतलब डेल्टा इन्फिनिटी के रेस्पेक्ट में, इन्फिनिटी में तो पोटेंशियल इज जीरो, तो डेल्टा वी मतलब जहां पे मैं लेके आ रहा हूं वहां का पोटेंशियल। ठीक है, अब इस केस को समझने की कोशिश करो। इस मोमेंट पे देखो, इस मोमेंट में मैं डी क्यू चार्ज को लेकर आ रहा हूं इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट तक, इसके सरफेस तक, ठीक है, जिसका कि रेडियस इज कैपिटल आर। इस स्फीयर में मैं इन्फिनिटी से एक चार्ज को लाके उठा के इसके सरफेस में रखूंगा। अभी इसमें मुझे वर्क डन कितना करना पड़ा, एक थोड़ा सा वर्क डन करना पड़ा होगा, तो इसमें जो थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, इसको मैं डी बोल रहा हूं। ठीक है, दिस इज डी एंड Q इंटू डेल्टा वी कितना हो जाएगा, हम लोग डेल्टा वी बोलेंगे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और वी फाइनल क्या है इसमें, वी फाइनल मतलब यहां इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल जो कि इसके सरफेस का पोटेंशियल, और वो कितना है हम लोग देख सकते हैं, क्यू चार्ज है ना इस पे, अभी एट दिस मोमेंट क्यू चार्ज है, तो के क्यू बाई कैपिटल आर, और डेल्टा वी था तो के क्यू बाई कैपिटल आर माइनस इन्फिनिटी पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से हम लोग क्यू इंटू डी के क्यू बाई आर, और हम लोग क्योंकि क्यू चार्ज लेके नहीं आ रहे, हम लोग डी क्यू चार्ज लेके आ रहे हैं यहाँ पे, तो डी क्यू इंटू के क्यू बाई आर, तो दिस इज क्यू इंटू डेल्टा वी एंड दैट इज इक्वल टू डी यू। ठीक है, तो यहां से मैं इसको अगर वर्क डन को यहां से रिमूव करता हूं, तो दिस इज द इंक्रीमेंटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डी यू एंड दैट इज इक्वल टू डी यू इंटू के क्यू बाई आर। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो दिस विल गिव मी द पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और चार्ज मेरा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, जीरो से कैपिटल क्यू तक वेरी कर रहा है। इनिशियली इस पे चार्ज कितना था, जीरो, फाइनली कितना चार्ज था, कैपिटल क्यू। तो इसको अगर हम लोग डी क्यू के टर्म्स में इसको इंटीग्रेट करें, ये बेसिकली क्या है, जीरो टू कैपिटल क्यू के क्यू बाई आर डी क्यू। तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो दिस विल बिकम के बाई आर एंड दिस इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू। तो ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आती है के क्यू स्क्वायर बाई टू आर। मतलब इस चार्ज कन्फिग्रेशन को बनाने के लिए के क्यू स्क्वायर बाई टू आर इतनी एनर्जी की खपत हुई या फिर इतना जूल ऑफ वर्क डन हमें करना पड़ा। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हमारे पास में दूसरे कैटेगरी का स्फीयर है दैट इज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जेई का फेवरेट पोर्शन है। आ गया जेई का फेवरेट पोर्शन, इसमें से जेई ने बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, और इसके ऊपर हम लोग देखेंगे बाद में जाके कि ये हम लोग कैविटीज में भी कैसे इसका यूज कर सकते हैं। जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो भी हम लोग यहाँ पे डिराइव करेंगे उसको हम लोग कैविटीज में भी किस तरह से यूज करेंगे, क्योंकि कैविटीज के ऊपर जो भी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में जो भी कैविटीज है उसके ऊपर जो भी अंदर में, क्योंकि कैविटीज अंदर भी फॉर्म होती है, तो उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं जेई ने। ठीक है, तो अभी जो हम लोग फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। जेई एडवांस्ड में काफी इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
तो हम लोग देखते हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का कहने का मतलब क्या हुआ, नॉन कंडक्टिंग है, दैट मीन्स चार्ज मेरे इनसाइड भी रिसाइड कर सकते हैं, अंदर में चार्ज, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि चार्ज इस तरह से पूरे वॉल्यूम में चार्ज हो सकता है। तो पूरे वॉल्यूम में मैं चार्ज बना देता हूं। और अभी हम लोग इस तरह से एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो है ये पूरी तरह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वॉल्यूम में, ठीक है। तो हम लोग बोल रहे हैं इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है दैट इज रो सपोज। तो रो मैं बोल सकता हूं कि दैट इज सपोज मैं बोलूंगा टोटल चार्ज इज क्यू, टोटल चार्ज ऑन दिस स्फीयर इज क्यू। तो रो को मैं बोल सकता हूं क्यू पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड है, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। सपोज इसका रेडियस इज कैपिटल आर। तो रो कितना हो गया, चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज व्हाट, टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरह से मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिफाइन कर सकता हूं और मैं बोल सकता हूं दिस इज कांस्टेंट, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज कांस्टेंट। अब मैं निकालना चाहूं इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आर लेस देन आर, तो हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक इस तरह से हम लोग गॉसियन सरफेस चूज कर सकते हैं और हम लोगों को इस गॉसियन सरफेस के गॉसियन सरफेस का बेसिकली हम लोग रेडियस पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। इस जो गॉसियन सरफेस का रेडियस इज स्मॉल आर। अब यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो अभी हमें ये पता है कि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है दैट इज रेडियल, सिमेट्री से हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम लोग बोल सकते हैं सिमेट्री से कि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो रेडियल डायरेक्शन में होगी। और हम लोग फिर से इसमें गॉस लॉ लगाते हैं, ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। ई डॉट डी एस में मैं ई को बाहर निकाल सकता हूँ और डी एस को मैं बोल सकता हूँ दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्यू इन। क्यू इन देखिए कितना हो जाएगा, इस पे इतने एरिया, इतना जो वॉल्यूम है, ठीक है, इस पे इसकी जो वॉल्यूम कितनी है, स्मॉल आर इसकी रेडियस है, यहां से मैं दिखा देता हूं, दिस इज माई स्मॉल आर डिस्टेंस है, दैट मीन्स इसकी जो वॉल्यूम होगी वो कितनी हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब। और इसको मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहाँ पे अंदर में जितना चार्ज इनक्लोज्ड है इस गॉसियन सरफेस में वो आ जाएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। तो 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर से एक आर चला जाएगा और ई मेरे पास में आ जाएगा रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका कैविटीज में भी जाके देखेंगे, नॉन कंडक्टिंग जो कैविटीज होती है उसमें भी काफी ज्यादा यूज है और ये चीज तो याद रहना चाहिए, सारे डेरिवेशन याद रहने चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको अगर हम लोग क्यू के टर्म्स में अगर लिखना चाहें तो देखो क्या लिख सकते हैं, रो को मैं क्यू अपन 4/3 पाई आर क्यू से एलिमिनेट कर देता हूं। हालांकि ये वाला जो फॉर्मेट है ये काफी ज्यादा यूज होता है, ठीक है, हर जगह पे ये फॉर्मेट यूज होता है, तो ये फॉर्मेट में याद रखो, दोनों फॉर्मेट याद रहने चाहिए। तो रो की वैल्यू मैं लिखूंगा क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। इस तरह का हमारे पास सिचुएशन है और ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को नीचे से मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख रहा हूँ, दिस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिखना और ऊपर के क्यू आर बाई आर क्यूब, इस फॉर्मेट में याद रखो। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास में के क्यू आर बाई आर क्यूब। तो बेसिकली हम लोग यहां से देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, रो क्या है, रो एक कांस्टेंट है, 3 एप्सिलॉन नॉट भी एक कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर। बेसिकली यहां से हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। जैसे जैसे मेरी आर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे तो सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। तो सेंटर से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे देखो यहां से आर के प्रोपोर्शनल वो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये आर लेस देन आर की कहानी हो गई। अब अगर हम लोग बात करें फॉर आर ग्रेटर देन आर के लिए, आर ग्रेटर देन आर में हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो देखो अभी भी मैं बोलूंगा कि क्यू चार्ज इसमें इस तरह से पूरे वॉल्यूम में इस तरह से स्प्रेड है और अभी इसको मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कितना होगा। पूरे क्यू चार्ज को हम लोग उसके सेंटर में मान सकते हैं कि सेंटर में है। इस तरह से एक हम लोग गॉसियन सरफेस लेते हुए यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पूरा का पूरा जो चार्ज है, पूरा का पूरा चार्ज हम लोग मान सकते हैं कि इसके क्यू इंक्लोज्ड हो जाएगा क्यू। और हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं कि किसी डिस्टेंस आर पे हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि पूरा का पूरा चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, ठीक है। पूरा का पूरा चार्ज सेंटर में रखते हुए जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी एक पॉइंट चार्ज की तरह बेसिकली ये बिहेव करने लगता है। तो ये हमने ऑलरेडी बात कर रखी थी और गॉस लॉ से भी इसको हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजी है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। के क्यू बाई आर स्क्वायर ये हॉलो स्फीयर के लिए भी यही है और एक सॉलिड स्फीयर के लिए भी यही है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए भी यही है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग प्लॉट करना चाहें तो प्लॉट हम लोग कुछ इस तरह से कर सकते हैं। तो दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर। इसका प्लॉट हम लोग देखते हैं, दिस इज एट आर इक्वल्स टू 0
ठीक है, दिस इज आर इक्वल्स टू 0 पे है, दिस इज आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। तो आर लेस देन कैपिटल आर के लिए हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई थी दैट इज रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, या के क्यू उसके टर्म्स में भी आता है के क्यू आर बाई, इसको और मैं लिख देता हूं के क्यू आर बाई कैपिटल आर क्यू। ठीक है, तो ये मेरे पास आर लेस देन आर के लिए आई थी, और आर ग्रेटर देन आर के लिए हम लोग देखे थे क्या आ रहा था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो एट यहां से ये किस तरह का ग्राफ है, आर लेस देन आर में देखो ये एक लीनियर ग्राफ है, क्योंकि सम कांस्टेंट इनटू आर, आर के साथ कैसा वेरी करे, सम कांस्टेंट इनटू आर, दैट मींस एक लीनियर ग्राफ इस तरह से मुझे मिलेगा, और इस तरह से हम एक लीनियर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। और एट आर इक्वल्स टू कैपिटल आर पे देखो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी। और उसके बाद आर ग्रेटर देन आर में वो इस तरह से इस तरह का एक 1 बाई आर स्क्वायर के टर्म्स में वो नीचे इस तरह से घटता हुआ चला जाएगा और इन्फिनिटी पे जाके 0 हो जाएगा। तो इस तरह का मुझे ग्राफ का नेचर मिलेगा। ये मेरे पास एक लीनियर ग्राफ इस तरह से मिलेगा मुझे फॉर 0 टू कैपिटल आर तक इनसाइड में, क्योंकि डायरेक्टली देखो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, और आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए सिंपल 1 अपॉन आर स्क्वायर से ये इस तरह से वेरी करता है। तो ग्राफ का नेचर कुछ इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इसका, ई वर्सेस आर ग्राफ। अब मुझे इसी स्फीयर के लिए अगर पोटेंशियल निकालना हो दैट इज फॉर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, दैट मींस पूरे वॉल्यूम में इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसकी वजह से मुझे पोटेंशियल निकालना हो फॉर आर ग्रेटर देन आर, और हम लोग देखेंगे फॉर आर लेस देन आर। तो सबसे पहले हम लोग आर ग्रेटर देन आर पे पोटेंशियल निकालते हैं। तो वो देखो कैसे निकाल सकते हैं। सपोज ये मेरे पास सेंटर है, दिस इज माई पॉइंट ओ, और यहाँ से आर दूरी पर कहीं इसके स्फीयर के बाहर में कहीं पे हमें पोटेंशियल निकालना हो, तो हम लोग एक मुझे रेफरेंस पोटेंशियल चाहिए होगा, क्योंकि हम लोग क्या लिखेंगे, हमारे पास डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर चाहिए, ये हमारे पास में। तो मुझे सपोज आर इक्वल्स टू आर यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए ना, आर इक्वल्स टू आर पे, तो मुझे ये पता है कि आर इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, आर इक्वल्स टू एट आर इक्वल्स टू इन्फिनिटी पोटेंशियल एट आर दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, पोटेंशियल इन्फिनिटी बोल देते हैं, दैट आर इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एट इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, यहाँ मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम आर टू इन्फिनिटी। तो डेल्टा वी मेरे पास में क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज वी इन्फिनिटी माइनस वी आर। फाइनली इन्फिनिटी फाइनल, मैं डेल्टा वी कैसे लूंगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ये किया, और यहाँ पे इनिशियल ये जो लिमिट जो जाएगी वो इनिशियल टू फाइनल जाती है। ठीक है, तो इनिशियल इज आर, फाइनल इज इन्फिनिटी। तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल टू माइनस आर टू इन्फिनिटी, व्हाट इज ई, ई बाहर वाले किसी भी पॉइंट पे जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे हमने देखा था दैट इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, अगर इसमें क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो, एंड डॉट डी आर, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। एंड वी इन्फिनिटी इज 0 मैं बोल सकता हूँ, एंड इसको मैं इस तरह से कैंसिल आउट कर सकता हूँ, और वी एट आर दैट इज इक्वल टू, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ तो ये बन जाएगा के क्यू माइनस के क्यू, बेसिकली माइनस के क्यू बाई आर, इसको मैं बोल सकता हूँ 1 बाई आर माइनस के क्यू बाई आर फ्रॉम आर टू इन्फिनिटी। तो ये मैं देख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू माइनस के क्यू 1 बाई इन्फिनिटी माइनस 1 बाई आर, और ये टर्म तो 0 हो गया, दिस दैट इज इफेक्टिवली के क्यू बाई आर। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट आर दैट इज ग्रेटर देन आर, फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, दिस इज द पोटेंशियल के क्यू बाई स्मॉलर, जैसा कि हमने वहां पे निकाला था। ठीक है, इससे पहले वाले जो स्फीयर में निकाला था सेम उसी तरह का रिजल्ट हमें यहाँ पर मिल रहा है फॉर आर ग्रेटर देन आर। तो एट, अगर मैं बोलूं कि एट आर इक्वल्स टू आर, क्योंकि आर इक्वल्स टू आर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है मेरी, के क्यू बाई आर स्क्वायर से वेरी करी ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो इसलिए मैं यहाँ पर आर इक्वल्स टू आर के लिए भी ये रिजल्ट बोल सकता हूँ, दैट इज पोटेंशियल एट आर इक्वल्स टू आर दैट इज इक्वल टू के क्यू बाई आर मैं बोल सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज valid for outside this sphere and as well as at the surface. So at the surface r equals to r and capital R है, तो k q by r square, तो इसलिए मैं पोटेंशियल एट r equals to मैं k q by r लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहां से मैं पोटेंशियल इस तरह से मेरे पोटेंशियल का वेरिएशन निकल गया k q by r, दैट मींस एक हाइपरबोलिक फंक्शन बनेगा 1 by r से वेरिएशन होगा इसका फॉर r ग्रेटर देन r है। अब चलो r लेस देन r के लिए हम लोग निकालना चाहें, आर लेस देन आर में मतलब मुझे कहीं पे इस आर यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए किसी इधर पॉइंट पे, किसी भी एक जनरल पॉइंट पे फॉर आर लेस देन आर। अब ये कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मुझे एक रेफरेंस पोटेंशियल चाहिए, और लेकिन मैं यहाँ पे रेफरेंस इन्फिनिटी को नहीं लिख सकता हूँ,
क्योंकि जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर जो लिखने वाले हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लिख रहे हैं, दिस इज इनसाइड दिस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इनसाइड दिस स्फीयर। और वो जो पॉइंट है रेफरेंस पॉइंट हमारा इन्फिनिटी फिर नहीं हो सकता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनसाइड अलग है आउटसाइड अलग है। ठीक है, तो वो गलती मत करना कि बाहर वाला ये रेफरेंस ले लेना, रेफरेंस बाहर नहीं ले सकते। क्या हमें सेंटर का पोटेंशियल पता है? सेंटर का पोटेंशियल भी हमें पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि हमें नहीं पता यार यहाँ पे कितनी पोटेंशियल होगी, पूरे का पूरे चार सरफेस इस तरह चार डिस्ट्रीब्यूशन फैला हुआ है। अब कहाँ का पता है? एक तो रेफरेंस चाहिए मुझे, तो मुझे पता है अभी हमने डिराइव किया था कि पोटेंशियल एट आर दैट इज इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल आर, ये चीज हमें पता है। और इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता है, सेंटर पे पोटेंशियल हमें पता नहीं है। ये कंडक्टर नहीं है जो सेंटर में भी वही पोटेंशियल है जो उसके पेरिफेरी में है, नहीं, ये कंडक्टर नहीं है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं है सेंटर पे कितना पोटेंशियल है। तो हम लोगों को ये पता है कि इसके पेरिफेरी में जो पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, अगर आर इसका रेडियस है तो। ठीक है, ये हमें पता है। तो डेल्टा भी मैं आर के टर्म्स में लूंगा, तो मैं इसको वेरी कराता हूं फॉर आर टू कैपिटल आर, ई डॉट डी आर फ्रॉम इनिशियल आर टू कैपिटल आर। और यहां पर डेल्टा वी कितना हो जाएगा? फाइनल वी एट आर माइनस वी एट स्मॉल आर, फाइनल माइनस इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रल व्हाट इज ई, ई इनसाइड कितना होता है? के क्यू आर बाई आर क्यूब, हमने अभी डिराइव कर रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज दिस, तो बस यहाँ पे पुट कर देंगे के क्यू आर बाई आर क्यूब डी आर। ठीक है, ये माइनस को अगर मैं इधर ले आऊं तो वी आर माइनस वी कैपिटल आर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दिस, तो के क्यू बाई आर क्यूब तो मेरे पास में कॉन्स्टेंट है, ये बाहर निकल गए, एंड आर का इंटीग्रल इज आर स्क्वायर बाई टू, तो यहां से मैं बोल सकता हूं आर स्क्वायर बाई टू, लिमिट गोज फ्रॉम स्मॉल आर टू कैपिटल आर, स्मॉल आर टू कैपिटल आर, और दिस इज वी आर माइनस वी कैपिटल आर कितना है? के क्यू बाई कैपिटल आर दैट इज इक्वल टू, यहां से पुट करेंगे के क्यू बाई टू आर क्यूब, तो मेरा कॉमन हो गया, और आर स्क्वायर में मैं यहां से पुट कर सकता हूं दिस इज आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, और इधर से के क्यू बाई आर इधर भी ले जाओ, तो इसको एक काम करते हैं हम लोग इस टर्म्स में रखते हैं, तो आर स्क्वायर इसके टर्म्स में रखेंगे माइनस के क्यू बाई टू आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर, इस टर्म्स में रख देते हैं, और ये आर स्क्वायर से एक ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वी आर विल बी के क्यू बाई टू आर प्लस के क्यू बाई आर, के क्यू बाई टू आर प्लस के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई टू आर क्यूब आर स्क्वायर, और ये मेरे पास में बन जाएगा 2 and 1 3, तो 3 बाई टू के क्यू बाई आर माइनस ये बन जाएगा के क्यू बाई टू आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर, दिस इज माई पोटेंशियल एट एनी पॉइंट आर। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरे पास पोटेंशियल एट एनी पॉइंट आर आ गया अंदर पे। तो देखो ये किस तरह का फॉर्मेट है, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट आर दैट इज इक्वल टू, देखो 3 बाई टू के क्यू बाई आर, दिस इज अ कॉन्स्टेंट, सपोज ए कॉन्स्टेंट है, इसको मैं एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा हूं क्योंकि पूरा का पूरा कांस्टेंट है, माइनस ये एक कांस्टेंट है, सपोज बी कांस्टेंट है, बी आर स्क्वायर, ए माइनस बी आर स्क्वायर, इस तरह का फॉर्मेट है, दैट इज वाई इक्वल्स टू ए माइनस बी एक्स स्क्वायर। ये किस तरह का फंक्शन है? ये एक तरह का पैराबोलिक फंक्शन है। ठीक है, और एट मैं बोलूं एट आर इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन सेंटर पे पोटेंशियल कितनी है इसकी? सेंटर पे पोटेंशियल इज, मैं बोल सकता हूं आर इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे तो ये वैल्यू कट जाएगी 3 बाई टू के क्यू बाई आर, दिस इज द पोटेंशियल एट द सेंटर, जो हमने निकालना चाह रहे थे, दिस इज द पोटेंशियल एट सेंटर। कैसे किया? आर इक्वल्स टू जीरो पुट किया इस इक्वेशन में, तो हमें ये वैल्यू मिल गई। तो ये मेरे पास सेंटर में पोटेंशियल है, दैट इज इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो 3 बाई टू के क्यू बाई आर सेंटर पे पोटेंशियल होगी, और इसके अलावा ये जो वेरी कर रहा है वो इस फंक्शन से वेरी कर रहा है, वाई इक्वल्स टू ए माइनस बी एक्स स्क्वायर से, तो बेसिकली घटता हुआ, क्योंकि जैसे जैसे मेरे पास आर बढ़ता जाएगा ये घटता जाएगा, वाई की वैल्यू कम होती जाएगी, तो दिस इज द पोटेंशियल एट द सेंटर, और धीरे धीरे वो कम होता जाएगा। और इसके बाद अगर हम लोग देखें फॉर आर ग्रेटर देन आर के लिए कैसा है? के क्यू बाई आर से वेरी कर रहा है, दैट मीन्स एक हाइपरबोलिक फंक्शन, एक पैराबोलिक फंक्शन था पहले और एक हाइपरबोलिक फंक्शन है। तो इसको अगर हम लोग प्लॉट करें तो मैं पोटेंशियल वर्सेस आर को इसमें प्लॉट करना चाहता हूं, तो ये मेरे पास आर इक्वल्स टू आर वाला केस हो गया। तो एट आर इक्वल्स टू जीरो पे हमने देखा पोटेंशियल की जो वैल्यू है दैट इज 3 बाई टू के क्यू बाई आर, ये वैल्यू आई थी। और यहां से हमने देखा कि यहां से लेके आर इक्वल्स टू कैपिटल आर तक
ये जो वेरी कर रहा है वो किस तरह का, एक पैराबोलिक फंक्शन से इस तरह से वेरी कर रहा है, जो कि घटता जा रहा है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद ये किस तरह का फंक्शन से किस तरह का किस ढंग से वेरी कर रहा है, ये बेसिकली ये जो होगा ये कर्व डाउन होगा। अगर ध्यान से देखो तो ये इस तरह से कर्व डाउन होगा, क्योंकि ये नेगेटिव साइन के साथ आया ना। देखो फंक्शन किस तरह का है, वो a माइनस बी एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स नीचे की तरफ होगा ना। इसका कनकेविटी अगर देखें, उतना ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, बट कनकेविटी इसका देखें तो वो नीचे की तरफ होगा। माइनस बी एक्स स्क्वायर है, a माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये नीचे कनकेव डाउन होगा ये। और इसके बाद r ग्रेटर देन r के लिए कैसा था, एक पैराबोलिक फंक्शन, ये एक हाइपरबोलिक फंक्शन है, 1/r से वेरी कर रहा है। तो 1/r से वेरी कर रहा है मतलब कुछ इस तरह का फंक्शन मेरा वेरिएशन आएगा, तो इस तरह से सांप जैसा होगा कर्व, ठीक है। यहां से ये एक मैं बोल दे रहा हूं, दिस इज माई पैराबोलिक फंक्शन, कनकेव डाउन होगा और यहां पर कनकेव अप होगा, क्योंकि एक हाइपरबोलिक फंक्शन है, हाइपरबोलिक, ठीक है। और इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है यहां पे, इस पॉइंट पे इसका कर्व का नेचर चेंज हो रहा है। इसको हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। खैर इतना डिटेल में हम लोग को नहीं जानना है, ये कर्व का नेचर बेसिकली हमें पता होना चाहिए। तो ये इस तरह का वेरिएशन आएगा पोटेंशियल वर्सेस आर में। अब जो नेक्स्ट हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स। तो बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो। एक हमारे पास इस तरह से सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो चार्ज इसमें यूनिफॉर्मली कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। चार्ज इसमें से इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। तो मैं बोल सकता हूँ सपोज इसमें क्यू चार्ज है, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मैं रो को डिफाइन कर सकता हूँ। सपोज इसकी जो रेडियस है कैपिटल आर है, तो रो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। पूरा क्यू पूरे वॉल्यूम में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज रो। तो ये जो है मेरे पास में रो इज कांस्टेंट। तो इस तरह से मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मुझे बताना है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने किस तरह से डिफाइन किया था कि जो भी हमारा वर्क डन होगा फॉर फॉर्मिंग दिस सिस्टम, फॉर फॉर्मिंग दिस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, जो भी हमारा एक्सटर्नल वर्क डन हुआ है, जो हमने इन्फिनिटी से एक एक चार्ज लेते आए और इसको पूरे सिस्टम को हमने फॉर्म किया, तो उसमें हमारे पास जो वर्क डन हुआ दैट विल बी स्टोर्ड एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। या फिर दूसरे टर्म्स में हम लोग बोल सकते हैं कि जितनी एनर्जी खपत हुई इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को फॉर्म करने के लिए। तो ये बेसिक है, बेसिक डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे कि किसी भी मोमेंट पे हम लोग सपोज ऐसा बोलते हैं कि मेरे पास कुछ इस तरह का सिचुएशन है, ठीक है। इसको अभी भूल जाओ, इसको किसी भी मोमेंट में इस तरह का सिचुएशन है जिसपे मेरे पास में हमने किसी भी मोमेंट में हमने चार्ज इन्फिनिटी से एक एक चार्ज डीक्यू चार्ज लाके इस तरह से भरते जा रहे थे। तो किसी मोमेंट में इतना चार्ज हमने भर के इतना कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म कर रखा है। सपोज इसकी रेडियस इज आर, ठीक है। यहां से मैं इसको हटा देता हूं बाकी चीजों को। सपोज इस टाइम पे इसकी रेडियस इज आर, ठीक है। अब इस टाइम पे अगर इसकी रेडियस आर है और इसके बाद नेक्स्ट मैं डी क्यू जब लेके आता हूं, मैं लेके आ रहा हूं मैं इस किसी मोमेंट पे स्नैपशॉट लिया मैंने, अब मैं इसको इन्फिनिटी से दूसरा एक चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूं, तो मैं देखूंगा कि इसमें वर्क डन कितना हुआ, ठीक है। तो वर्क डन को हम लोग कैसे डिफाइन करते थे, क्यू इंटू डेल्टा वी, ठीक है। तो डी क्यू चार्ज लेके आ रहे हैं तो डी क्यू इंटू डेल्टा वी बोलूंगा मैं, डी क्यू इंटू डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ी, तो ये मैं इसको बोल सकता हूं। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा पूरे के लिए, ठीक है। अब यहां से देखो डेल्टा वी कितना है, यहाँ पे डेल्टा वी इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, सपोज दिस इज वी आर मैं बोलूं, और पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्योंकि चार्ज को मैं इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट तक लेके आ रहा हूं, तो ये डेल्टा वी विल बी वी आर माइनस वी एट इन्फिनिटी, दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब वी एट आर कितना है, तो देखो ये हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, इससे पहले हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है कि पोटेंशियल एट द सरफेस, एट द पेरिफेरी हमने देखा था, दैट इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। मतलब सपोज यहाँ पे तो चार्ज, सपोज इस समय इसकी जो चार्ज है, इस स्फीयर की चार्ज इज सपोज स्मॉल क्यू, इस कंडीशन में इतने टाइम पे जब इसकी रेडियस आर थी तो स्मॉल चार्ज क्यू इस पे चार्ज है, तो इस पे जो अगर क्यू चार्ज है तो इसकी जो पोटेंशियल होगी वी आर में बोल रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, क्योंकि ऑलरेडी अभी हमने डिराइव करके रखा है इसमें सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, अगर रेडियस स्मॉल आर है तो इसके पेरिफेरी पे इसकी जो पोटेंशियल होगी वो कितनी होगी, के क्यू बाई आर, वेयर आर इज इट रेडियस एंड क्यू इज चार्ज, टोटल चार्ज, और यूनिफॉर्मली इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। तो ये पोटेंशियल हो गया, इन्फिनिटी की पोटेंशियल तो जीरो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी के क्यू बाई आर।
तो बेसिकली डी यू मेरी मैं बोलूँ तो डी यू विल बी बेसिकली यहाँ पर के इंटू डी यू विल बी के क्यू बाई आर, दिस इज माई पोटेंशियल डिफरेंस इंटू डी क्यू, और इसको बेसिकली मुझे इंटीग्रेट करना, दिस इज माई पोटेंशियल मैं बोल सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी इज के क्यू बाई आर डी क्यू। अब मैं लिमिट क्या पुट करूं? अभी देखो इसमें एक प्रॉब्लम हो गया है कि इसमें मेरे पास दोनों वेरिएबल है, स्मॉल आर इज ऑल्सो वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि स्मॉल आर कहां से, जब इनिशियली वो 0 था, फिर धीरे धीरे करके वेरी करता 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 जब पूरा का पूरा स्फीयर फॉर्म कर जाएगा, दैट इज कैपिटल आर। तो स्मॉल आर इज ऑल्सो वेरिएबल, एंड क्यू जो हमने किसी मोमेंट पे चार्ज क्यू माना था, ये क्या था, इनिशियली वो चार्ज 0 था, तो धीरे धीरे करते करते बिल्डअप करते वो कैपिटल क्यू बनेगा, उस टाइम पे हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो ये दोनों वेरिएबल हैं, तो अब मुझे बेसिकली इसमें से एक कोई को तो हटाना पड़ेगा, किसी एक को हटाना पड़ेगा। अब वो कैसे करें? तो देखो इसकी जो चार्ज डेंसिटी है बड़े वाले स्फीयर की और छोटे वाले स्फीयर की, दोनों की चार्ज डेंसिटी इससे, तो इस बेसिस पे हम क्यू निकाल सकते हैं ना। तो क्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो अगर हमने बोले कि रो दोनों के लिए सेम है, इसके लिए भी वही रो है, तो अगर इसकी रेडियस स्मॉल आर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मैं इसके वॉल्यूम को, छोटे वाले जो आर रेडियस वाले जो स्फीयर है उसके वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, इसको मैं रो से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे चार्ज स्मॉल चार्ज क्यू मिल जाएगा। हाँ सही है, और ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, रो की वैल्यू मुझे यहाँ से पता है, दैट इज क्यू बाई 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, दैट इज इक्वल टू क्यू आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब, दिस इज माई स्मॉल क्यू। अच्छा, अगर ये स्मॉल क्यू है तो मैं क्या करूंगा, इसको और एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलो डी क्यू अगर मैं लेता हूं, मैं ऊपर वाला इसको डिलीट करता हूं थोड़ा, तो मैं अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करूं तो डी क्यू विल बी क्यू बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 3 इंटू आर स्क्वायर डी आर। अभी मैंने ऐसा क्यों किया वो देखो, अभी मैं ये डी क्यू जो है यहाँ से यहाँ डाल दूंगा, और ये क्यू भी जो है ये मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दूंगा, तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, सारे आर के टर्म्स में आ जाएंगे। देखो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब, और डिवाइडेड बाई आर इंटू डी क्यू की वैल्यू आ गई 3 आ गया के 3 क्यू आर स्क्वायर बाई आर क्यूब डी आर। और अब इसकी लिमिट कहां से कहां तक पुट करेंगे, 0 टू कैपिटल आर, क्योंकि स्फीयर की जो हम लोग स्फीयर फॉर्म कर रहे हैं वो इनिशियली उसकी रेडियस 0 थी, फिर बाद में जाके कैपिटल आर हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे पास इससे मुझे इंटीग्रेट करना है, बाकी मैं यहाँ से रब कर सकता हूँ। अब मुझे बस इसको इंटीग्रेट करना है, मुझे पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, पहले तो कांस्टेंट बाहर निकाल दो, के क्यू, ठीक है, ये निकल गया, ये निकल गया, आर 3 बाहर निकल गया, स्क्वायर के क्यू स्क्वायर भी निकल गया, ये निकल गया, ये हो गया, और नीचे वाला एक आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, नीचे आर क्यूब वाला टर्म बचेगा, आर रेज टू पावर 6 टर्म वाला टर्म बचेगा, और इंटीग्रल के अंदर पे आर रेज टू पावर 4 बच गया, आर रेज टू पावर 4 डी आर, ये बेसिकली मेरे पास बचा, और ये गोज फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, ठीक है। तो अब इसको मुझे इंटीग्रेट करता हूं तो मेरे पास बचा 3k क्यू स्क्वायर बाई आर रेज टू पावर 6 इंटू आर रेज टू पावर 5/5। इंटीग्रेट करके मैंने लिमिट पुट कर दी, क्योंकि 0 पुट करूंगा तो वो तो 0 हो जाएगा, तो ये लिमिट मेरे पास पुट करने पे ये आ गई, और यहाँ से 8 टाइम्स में कट गया, और ये मेरे पास बचा 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस स्फीयर, मतलब इस स्फीयर को बनाने के लिए मुझे इतनी जूल एनर्जी खपत करनी पड़ी, इतना मुझे इस पे वर्क डन करना पड़ा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी इसकी इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसको मैं अगर समराइज करूं तो हम लोग इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दो कैटेगरी ऑफ स्फीयर्स है, पहला सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, और दूसरा कैटेगरी ये मेरे पास पहला है, दूसरा कैटेगरी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। अब इसके लिए हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ये हॉलो की तरह बिहेव कर रहा है, इनसाइड के इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर, दैट एज इफ सारा जो क्यू है वो सेंटर पे रखा हुआ है, और V इनसाइड इज के क्यू बाई कैपिटल आर, V आउटसाइड इज के क्यू बाई स्मॉल आर, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी के क्यू स्क्वायर बाई 2r। तो ये हमें याद होनी चाहिए। उसी तरह से सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज के क्यू आर बाई आर क्यूब, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये भी याद रहना चाहिए और ये भी याद रहना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज के क्यू बाई आर स्क्वायर, उसी तरह से V इनसाइड ये हमें याद रहना चाहिए, V आउटसाइड ये याद रहना चाहिए, और पोटेंशियल इतनी याद रहना चाहिए। तो ये बेसिकली टेबल हमें बहुत अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए, तभी हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे जेईई में।
तो अभी हमने जो भी डेरिवेशन किया उसका देखो कि किस तरह से डायरेक्ट उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर किस तरह से हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसलिए वो फॉर्मूला जो भी हमने अभी डिराइव किया वो याद होना चाहिए, तभी हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज एग्जाम में बस डेरिवेशन करते बैठ जाएंगे। ठीक है, तो सपोज मेरे पास इस तरह का कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द कैविटी ऑफ द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, क्यू पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इस तरह का सिचुएशन दिया हुआ है मुझे, और सपोज इसकी जो चार्ज डेंसिटी दी हुई है वो रो दी हुई है, इतना मुझे दिया हुआ है, और क्यू पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और ये जो है मेरे पास जो बीच में एक होल दिख रहा होगा दैट इज माई कैविटी, और ये जो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उसका सेंटर इज ओ और जो कैविटी के सेंटर इज पी, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज ए। इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है और मुझे बताना है कि किसी भी आर्बिट्री पॉइंट क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो देखो हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग इक्विवेलेंटली इसको क्या बोल सकते हैं कि मेरे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इस तरह का दिया हुआ है, ठीक है, जिसका सेंटर इज ओ और जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा, मैं सिग्मा इस तरह से बना दे रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, सपोज पूरे इस तरह से पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है। तो मैं इस सिस्टम को इक्विवेलेंटली क्या बोल सकता हूं, दिस सिस्टम, मेरा जो पहला सिस्टम जो दिख रहा है विथ कैविटी, तो उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक मेरे पास में कंप्लीट स्फीयर है, कंप्लीट सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, और इसके साथ साथ इसमें क्या ऐड किया हुआ है, इसके यहां पे प्लस एक इस पॉइंट पे जो भी यहां पर पोजीशन में दिखा है, इस पोजीशन पे एक नेगेटिव चार्ज डेंसिटी का माइनस रो का इस तरह से ये भी एक स्फीयर रखा हुआ है बीच में, हम लोग ऐसा कुछ एज्यूम कर सकते हैं। अब जैसे ही इस स्फीयर को मैं इसके ऊपर अगर सुपर इंपोज करूंगा, इस स्फीयर को इसके ऊपर सुपर इंपोज करूंगा, तो इतने पोर्शन में क्या होगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ऐसा हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। इसको इक्विवेलेंटली हम लोग इस तरह से सोचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से इक्विवेलेंटली सोच सकते हैं, एक पूरा का पूरा कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका कि सेम रेडियस है जो कि इसका रेडियस है, और जिसका कि चार्ज डेंसिटी इज रो, और उसके ऊपर इस तरह से अंदर में इस तरह से एक दूसरा स्फीयर रखा हुआ है जिसका कि चार्ज डेंसिटी इज माइनस रो, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, उसके ऊपर रख दिया, तो इसके ऊपर जैसे ही रखा वो पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो गया, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की सुपरपोजिशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे, इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से, दोनों की सुपर इंपोजिशन से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल देंगे। तो सबसे पहले इसकी वजह से, सपोज मैं इसको फर्स्ट बोल रहा हूं और सेकंड बोलता हूं मैं, तो ई नेट किसी भी पॉइंट पे वो कितना हो जाएगा, E1 E ड्यू टू 1 प्लस E ड्यू टू 2, क्योंकि दोनों का सुपर इंपोजिशन है। तो पॉइंट क्यू पे अगर हम लोग 1 की वजह से देखना चाहें, ठीक है, इसकी वजह से अगर हम लोग देखना चाहें, तो देखो किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो हम लोग कैसे लिखते थे, रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये याद रहना चाहिए, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, अगर मैं एक्जैक्टली लिखूं तो रो r वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो रो r वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो मैं बोल सकता हूं कि पहले की वजह से E1 मेरे पास मैं कितना लिख लूंगा यहां पे, रो इंटू r वेक्टर में लिख सकता हूं, क्यू पे अगर मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो ओ क्यू वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, मैं इस तरह से लिख सकता हूं। ठीक है, अब ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 होगी, क्योंकि ये एक नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव चार्ज मतलब टूवर्ड्स होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे, नेगेटिव चार्ज मतलब टूवर्ड्स, तो ये भी एक स्फीयर की तरह बिहेव करेगा, और स्फीयर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, माइनस r वेक्टर के डायरेक्शन में, r वेक्टर के डायरेक्शन में नहीं, अगर पॉजिटिव होता तो pq वेक्टर के डायरेक्शन में होता, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, माइनस रो हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है, इसलिए ये अंदर की तरफ होगा, टुवर्ड्स p, टुवर्ड्स सेंटर इसकी जो डायरेक्शन होगी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं रो इंटू qp वेक्टर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2। ठीक है, qp वेक्टर दैट इज नेगेटिव टाइम्स ऑफ r वेक्टर फॉर दिस छोटा वाला स्फीयर, जो भी कैविटी वाला स्फीयर है, जो कि नेगेटिवली चार्ज स्फीयर है। ठीक है, तो यहां पर रो इंटू क्यूपी वेक्टर, तो यहां से अगर हम लोग रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाले, देखो क्या बन जाता है, ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यूपी वेक्टर
अब यहां से ध्यान से देखो, ओ क्यू वैक्टर प्लस क्यूपी वैक्टर मेरे पास क्या क्या वैक्टर है, ओपी वैक्टर है मेरे पास में, तो मैं इसको इफेक्टिवली लिख सकता हूं ओपी वैक्टर। अब ये मेरे पास में क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट लेके आ गया, दिस इज माई ई नेट इनसाइड द कैविटी। ई नेट इनसाइड द कैविटी इज रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट ओपी वेक्टर। व्हाट इज ओपी वेक्टर? ये मेरे पास ए वेक्टर दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, दिस इज ए। दैट मीन्स ये जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजिशन ऑफ क्यू। क्यू कहां पे लोकेटेड है उससे मतलब नहीं है, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी निकालना है तो दिस इज सिंपली रो ए बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। एक फिक्स वैल्यू आई, एक यूनिफॉर्म वैल्यू आई, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और वो डिपेंड किस पे करेगा, इसका सेंटर और इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है उस पर डिपेंड करेगा। और ये कितना है, ए। इसके पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि ओ और पी कहां पे लोकेटेड है। ओ तो सेंटर पे लोकेटेड है, पी कहां पे लोकेटेड है उस पर डिपेंड करेगा कि होल कहां पे। होल अगर कहीं इस पोजीशन पे होता, कैविटी इस पोजीशन पे होता, तो मेरे पास ये हो जाता, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन हो जाती, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर की डायरेक्शन ये इफेक्टिवली देखा जाए तो रो ए वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट है, जिसका कि मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। और डायरेक्शन अगर हम लोग बनाए तो देखो मैं बना रहा हूं इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बना रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हर जगह टुवर्ड्स ओपी वेक्टर होगा। ओपी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, ये है ना, तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगी रो ए बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर आईआईटी बहुत बार सवाल पूछ चुका है और इसी के बेसिस पे बहुत बार अच्छे अच्छे इसके ऊपर सवाल बनाए जा सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सवाल इसके ऊपर बन जाते हैं। फिजिक्स ओलंपियाड में भी, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में भी इसके ऊपर क्वेश्चन बनाए जा चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे इस पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझना जरूरी है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है, देखो डायरेक्शन में क्या, ओपी वेक्टर के डायरेक्शन के अलॉन्ग मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बनाई है। अगर यहां पे मैं उसी जगह यहां पे बनाता तो देखो इस जगह पे अगर बनाता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में बनाता, सब सारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में बनाता, एक यूनिफॉर्म ही बनाता। अगर यहाँ पे इस जगह पे होल होता तो, इस जगह पे कैविटी होती तो डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी वो मेरे पास ओपी वेक्टर से डिटरमाइन होगा और उसकी जो मैग्नीट्यूड है दैट इज दोनों के बीच का डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, दैट इज रो ए बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें दिया हुआ है कैविटी ऑफ रेडियस आर इज मेड इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर। तो एक कैविटी है मेरे पास इस तरह से, उसकी जो रेडियस है, कैविटी की जो रेडियस है दैट इज स्मॉल आर, तो ये सपोज स्मॉल आर है। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड इनसाइड द कैविटी फ्रॉम पॉइंट पी। तो एक पॉइंट पी है, यहां से मैं दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेता हूं, एक पॉइंट पी है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा गया, देखो। ठीक है, एज शोन इन द फिगर द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड द सेंटर ऑफ कैविटी आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस a। तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन है दैट इज a, गिवन यहां पर a है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन इज a। तो द टाइम आफ्टर विच द इलेक्ट्रॉन अगेन टचेस द स्फीयर। तो देखो अब इसमें किस तरह का कंडीशन भी डेवलप हो रहा है। तो जैसे ही इसको रिलीज किया गया तो सबसे पहले अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी वो कितनी हो जाएगी मेरे पास में, रो इंटू ए बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। और उसकी डायरेक्शन देखो कैसी होगी, वो ए वेक्टर को डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे जो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, हर पॉइंट पे इस डायरेक्शन में, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ए वेक्टर के अलावा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रॉन मेरा इनिशियली यहाँ पे स्टार्ट सिचुएटेड है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बना के दिखाता हूँ। ये कैविटी है मेरे पास में, सपोज दिस इज माय कैविटी। ठीक है, और इसकी जो रेडियस इज आर, कैविटी की रेडियस इज आर। अभी मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन इज एट सम पॉइंट हियर, पी पॉइंट पे है, जो कि यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पे है। अभी इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हर जगह पे कैसी है, इधर इस डायरेक्शन में है। ठीक है, हर जगह पे इस डायरेक्शन में है। तो जो इलेक्ट्रॉन है मेरे पास में वो इस पॉइंट पे है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट फोर्स लगेगा, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन पे। और क्योंकि वो इनिशियली यहां से रेस्ट पे छोड़ा गया तो मतलब उसका जो लाइन ऑफ मोशन होगा वो यहां पे जाएगा और वो इस पॉइंट पे जाके टकराएगा बेसिकली। ठीक है, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे इलेक्ट्रॉन पे इतना अप्लाई हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पे अगर मैं फोर्स निकालना चाहूँ, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो रो, इसको मैं हटा देता हूं यहां से, रो इंटू ए इंटू ई डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द फोर्स
और मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो फोर्स को मास से डिवाइड कर दूंगा। तो फोर्स को अगर मैंने मास से डिवाइड कर दिया, जो कि इसको दिया हुआ है m, तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन को टोटल कितना ट्रेवल करना पड़ रहा है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है इलेक्ट्रॉन, देखो यहां से अगर मैं 45 है तो दिस इज माई 45, तो r का दिस इज माई r, ठीक है। तो r का cos 45 डिग्री इधर हो गया, दिस इज r cos 45 डिग्री, एंड यहां से अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो दिस इज ऑल्सो r cos 45। तो यहां से यहां तक ट्रेवल करने में टोटल डिस्टेंस इज 2r cos 45 डिग्री। तो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल में s बोल देता हूं, दिस इज 2r cos 45, दैट इज 2r cos 45, दैट इज 1 by root 2r। दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। एक्सेलरेशन इतना है, इनिशियली उसकी रिलीज किया 0 से, तो u इक्वल टू 0, तो सिंपल में बोल सकता हूँ s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, सिंपल। तो s मेरे पास है √2r, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्सेलरेशन इज रो ए ई बाई 3 एप्सिलॉन नॉट m इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से मैं अगर देखूँ तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 6√2r एप्सिलॉन नॉट m डिवाइडेड बाई रो ए ई, ठीक है। और टी स्क्वायर कर लूंगा तो इधर मैं इधर इसको अंडर रूट में ले सकता हूँ, दैट इज 6√2r एप्सिलॉन नॉट m बाई रो ए ई, दैट मीन्स ऑप्शन ए मेरे पास में करेक्ट ऑप्शन आता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब मेरे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ SHM फॉर अ चार्ज -q दैट इज मास m केप्ट एट द सेंटर ऑफ द टनल ऑन द स्फीयर विथ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। एक स्फीयर है जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है और इसके सेंटर पे एक चार्ज -q रखा जाता है जिसका मास इज m, इस तरह से रखा गया है। तो हमें बताना है इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अगर इसको मैंने थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस किया यहाँ से इसके मेन पोजीशन से, अगर मैं इसको डिस्प्लेस करता हूँ इधर या इधर, तो ये एक ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। तो उसका टाइम पीरियड बताना है। तो सबसे पहले तो देखते हैं क्या ये ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा। तो अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इस टनल में कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें तो हम लोग बोल सकते हैं ना, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, हमने ऑलरेडी देखा था, ठीक है। इस यहाँ पर अगर इसको r सपोज x डिस्प्लेस किया गया, x के टर्म्स में अच्छे से और समझ में आएगा, x डिस्प्लेस कर दिया गया तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रो x बाई 3 एप्सिलॉन नॉट होगी। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पे फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो देखो नेगेटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज रहता तो इस डायरेक्शन में लगता और वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता, वो उधर ही बाहर निकल जाता पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए इस पे जो फोर्स लगेगा वो सेंटर की तरफ लगेगा, अगर इसको हम लोग सेंटर से डिस्प्लेस करते हैं तो इसलिए ये एक हम लोग बोल सकते हैं ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में, मतलब एक रिस्टोरिंग फोर्स उसको सेंटर की तरफ खींच रहा है अगर हमने उसको डिस्प्लेस किया है तो हाँ SHM करेगा फिर तो फोर्स जो लगे हम लोग बोलेंगे दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ q इंटू रो एक्स बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरे पास में फोर्स आ गया, दिस इज माई फोर्स q इंटू ई, और ये माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, सेंटर की तरफ इसको खींचने की कोशिश कर रहा है। और मैं इसमें अगर F इक्वल्स टू kx का फॉर्मेट आ गया ना, F इक्वल्स टू माइनस kx का फॉर्मेट है। और जो इसकी टाइम पीरियड होती है, टाइम पीरियड हम लोग क्या बोलते हैं 2 पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा को मैं ले सकता हूँ रूट ओवर k बाई एम, 2 पाई बाई ओमेगा लिखा ना, ओमेगा को रूट ओवर k बाई एम मैंने लिखा, तो यहाँ से 2 पाई रूट ओवर m बाई k की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से कंपेयर कर दो, इन दोनों इक्वेशन में से कंपेयर कर दो, k की वैल्यू आ गई q रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, q रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से देखो कौन सा, दिस इज द टाइम पीरियड, ये मेरे पास टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ गया। तो 2 पाई रूट ओवर 3m एप्सिलॉन नॉट बाई q रो। तो आंसर ए यहाँ से मैच कर रहा है, तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये तो बात हो गई इस केस के लिए। तो मैं अगर बोलता हूँ कि एक जनरल केस भी हम लोग बोले ना, अगर मैं यहाँ पे टनल खोदता हूँ, यहाँ से यहाँ इसको मैं भर देता हूँ पूरा, और मैं टनल यहाँ पर भी अगर बनाता हूँ ना, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी अगर मैं चार्ज रखूंगा, यहाँ पे अगर मैं चार्ज रखूंगा तो इस जगह पे अगर मैं इसको यहाँ से डिस्प्लेस करता हूँ इधर से इधर, अगर किधर उसके सेंटर पोजीशन से मीन पोजीशन से अगर डिस्प्लेस करता हूँ तो भी जो मेरे पास में जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो चेंज नहीं होगा। ऐसा क्यों, ये कमेंट बॉक्स में करके बताना, इसमें मुझे कमेंट करके बताना कि यहाँ भी रखेंगे तो टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, ऐसा क्यों, ठीक है। ऐसा नहीं, ऐसा इसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, ये करके देखना जरूर, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इस टनल की जगह यहाँ पर
यहाँ पर पार्टिकल को डिस्प्लेस करने के, यहाँ पर चार्ज को डिस्प्लेस करने की जगह पे यहाँ पे टनल बना के इसके अगर पार्टिकल को यहाँ से डिस्प्लेस करूंगा तो भी मेरे पास सेम रिजल्ट आएगा। ऐसा क्यों? या फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ, या फिर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, तो वो भी कमेंट करके बताना कि अगर होगा नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये होमवर्क क्वेश्चन समझ सकते हो। तो होप आज आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं कंडक्टिंग कैविटीज के साथ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कैविटीज की बात करेंगे, कंडक्टिंग कैविटीज की बात करेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके बारे में हम लोग बहुत सारे कंसेप्चुअल बात करेंगे। तो आज का लेक्चर भी उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है, क्योंकि हमने पोटेंशियल डिफाइन किया, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया, उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें करी। तो ये सारा चीज़ हम लोग वहाँ पे भी यूज में लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंडक्टिंग कैविटीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।